हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक फाइनल कर लिया था। इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो एक लाइन में आंसर देंगे क्या कि मिट्टी में नियमित अंतराल पर और नियमित मात्रा में पानी लगाना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। यानी जो हम लोग पंपिंग सेट से पानी पटाते हैं उसी पानी की बात कर रहा है, उसी सिंचाई की बात कर रहा है कि मिट्टी में क्या करना है, नियमित अंतराल पे और नियमित मात्रा में। मान लो जितना उसको आवश्यकता है पौधे को उतना ही ना पानी देंगे। तो यदि हम लोग प्रॉपर मात्रा में पानी दे रहे हैं और नियमित अंतराल पे दे रहे हैं तो वही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ठीक है, पौधे को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो पौधों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता यानी ज़रूरत होती है, इसीलिए नियमित तौर पर क्या सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर हम नियमित तौर पे पौधे को पानी नहीं दें तो पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। जब पौधे सूख जाएंगे फिर क्या लाभ, इसलिए नियमित तौर पे हमें पानी देना आवश्यक है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। हमने पढ़ा था ना कि खाद क्या है, कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है जिसमें पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियों, पौधे पत्तियों तथा अन्य अन्य जैव अवशेष होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, खाद कहा जाता है। लेकिन उर्वरक की बात करें तो उर्वरक क्या है, अकार्बनिक लवण है। क्या है, अकार्बनिक लवण है। इसमें हम नहीं लिखे हैं लेकिन आप लिख लीजिएगा। कुछ रसायनों जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट आदि को क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। ये अकार्बनिक लवण होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। जैविक खाद से क्या लाभ है। जैविक खाद मतलब क्या होता है, मैंने जीवों के द्वारा जो मल मूत्र गोबर आदि प्राप्त होता है वही ना जैविक खाद है। उससे क्या लाभ है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए, उससे क्या होगा कि जैविक खाद से मिट्टी की सूखने की जो क्षमता होती है ना, यानी जल सूखने की क्षमता, अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। माने गैसों का जो आवागमन होता है ना वो बहुत सरलता से होता रहता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे मिट्टी का गठन भी सुधर जाता है। ठीक है, यानी जैविक खाद से बहुत सारे लाभ हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। खेतों में पौधे के साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि खेत में क्या होता है, जिस फसल को हम लोग लगाते हैं उस फसल के साथ कुछ और भी फसल उगाते हैं, जिनको क्या खेतों से अलग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम उसको अलग नहीं करेंगे तो इससे बहुत नुकसान है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग अपने पौधों को पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, पौधे के लिए दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जो अवांछनीय पौधे हैं उनके भोजन में से भी क्या करते हैं, छीन कर अपने खुद खा लेते हैं, यानी खुद अवशोषित कर लेते हैं। तो एक तरफ से क्या हो जाता है, भोजन में बंटवारा हो जाता है, तो हमारे पौधे क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि खरपतवार का नियंत्रण भी उसका ज़रूरी है। फसलों से उनको निराई विधि द्वारा हटाना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए देख लेते हैं। खेतों में पौधे के साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन स्थान तथा एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पदार्थों को खरपतवार कहते हैं। ठीक है, हम उनका नियंत्रण निराई द्वारा करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए रसायनों का प्रयोग करके भी हम खरपतवार पर क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं।
खरपतवार को खेतों में खुरपी या हाथों से भी क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। गाँवों में हम लोग देखे हैं कि जिसको भोजपुरी में सोहनी बोला जाता है, इसमें क्या होता है कि खुरपी और हाथों से क्या करते हैं, अवांछनीय पौधों को हम लोग उखाड़ कर फेंक देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। फसलों की उपज में सुधार के लिए हमें कौन कौन सी काम करनी पड़ती है, चलिए उसको देख लेते हैं। मिट्टी खेत को ठीक से तैयार करना, उन्नत या उत्तम बीज का चयन करना, समय से बुआई, सिंचाई, निकोनी तथा कटाई करना, जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग करना, वैज्ञानिक तरीके एवं पद्धति से क्या करना, खेती करना। ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं उसको करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए अगर मिट्टी को अच्छी तरह से हम उसकी जुताई नहीं करेंगे, अच्छी तरह से उसे भुरभुरा नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, हम लोग जब बीज को बोएंगे उसके बाद क्या होगा, हमारे बीज अच्छी तरह से अंकुरित नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार यदि हम उत्तम बीज का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे जो बीज है वो उपजाऊ नहीं होते हैं, तो उपजाऊ नहीं होते हैं तो उनको भी क्या कहता है, पानी में हम लोग भिगोते हैं। भिगोने के बाद क्या होता है, बहुत सारी बीजें जो है नीचे की ओर बैठ जाती है और बहुत सारी बीजें क्या है, पानी के ऊपरी सतह पर तैरने लगती हैं। जो तैरती है क्या है, वो एकदम खराब बीज है, उसको हम लोग अलग करके फेंक देते हैं। एक तरफ से क्या हो गया, ये उत्तम बीज का चयन हो गया। समय से बुआई करना, मान लीजिए बरसात के समय में धान की रोपनी होती है तो हम लोग गर्मी के समय में अगर रोपनी करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। इसलिए समय के साथ बुआई करना, सिंचाई करना, निकोनी करना, कटाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। केंचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा एवं मुलायम बनाते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अगर हम गोबर खाद दें तो क्या होगा, मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, केंचुए की संख्या बढ़ जाती है, जो क्या करते हैं, हमारी मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं, जिससे हम उसमें क्या होता है, वायु का आवागमन बना रहता है, गैस विनिमय बना रहता है। धरती को यानी भूमि को, मिट्टी को, आप जो भी कहिए, जल को सूखने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है, मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केंचुए क्या है, हमारे मित्र है, किसानों का मित्र है। ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।